नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFCCIL में जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD का पेपर हुआ था 30 सितंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो दोस्तों, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा और उसको लगातार रिवाइज करिएगा, क्योंकि जीके इम्प्रूव करने का एक ही तरीका होता है कि आप लोग उसको लगातार रिवाइज करिएगा। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, कुल मिलाकर जो पेपर था 7 पेपर था 2016 और 2018 का, इसको डिस्कस कर चुके हैं। 2021 का देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर 14 पेपर था, जिसमें अभी मात्र जो है एक पेपर और बचा है। तो इसको देख लीजिएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अदर सब्जेक्ट हम जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्कॉच ग्रुप द्वारा किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 2020 का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उस समय YS जगनमोहन रेड्डी जी को ये अवार्ड मिला था। ये जो है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है YS जगनमोहन रेड्डी जी को 2020 का स्कॉच ग्रुप द्वारा जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है दिया गया था। तो इस तरह से दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच कंट्री विल लॉन्च द फर्स्ट वुड बेस्ड सैटेलाइट इन द 2023 टू कट द स्पेस जंक। यानी कि देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मानव जाति के लिए भले का एक काम होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे सैटेलाइट जो है स्पेस में जाते हैं और वो जो है स्पेस डेब्रिस के रूप में जो है काम करते हैं। लेकिन जापान के द्वारा जो है एक कदम जो है उठाया जा रहा है। जापान के बेसिकली सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी है, सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर जो है एक ऐसा जो है लकड़ी आधारित जो है उपग्रह जो है बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब स्पेस में जाती है तो उसमें जो है हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस जो है मटेरियल चाहिए। तो क्या लकड़ी ऐसा कर पाएगा? तो बहुत सारे जो वुड का स्पीसीज़ है उसको जो है टेस्ट किया जा रहा है और 2023 में जो है ऐसा जो है लॉन्च करने की बात की जा रही है। तो जापान इसका सही उत्तर होगा, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि US ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। अब देखिए, 2020 का आपको नहीं याद रखना है, लेकिन आंसर होगा नाओमी ओसाका। अब देखिए, 2022 का याद रखना है, क्योंकि 2023 का अभी तक जो है US ओपन नहीं हुआ है। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर US ओपन। तो 4 ग्रैंड स्लैम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 2022 का US ओपन की हम बात अगर कर लेते हैं तो मेंस का खिताब जीता था स्पेन के कार्लोस अल्कराज। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने मेंस सिंगल्स का खिताब जीता था। और विमेन सिंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो पोलैंड के ईगा स्वेटिक ने जो है खिताब जीता था। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है 2022 का। और 2023 का होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी जो है विंबलडन 2023 चल रहा है, तो देखते हैं इसमें खिताब कौन जीत पाते हैं। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यूली इनॉग्रेटेड कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट हैज़ कनेक्टिविटी फ्रॉम। तो देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो मार्ग जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो धाराचूला से लेके लिपू लेक के रास्ता जो है कनेक्टिविटी खोल दिया गया है मानसरोवर यात्रा के लिए। और इसको जो है फ्लैग ऑफ किए थे जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, तो इसमें लोग जाने की श्रद्धा होती है। तो सरकार द्वारा जो है बेहतर कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड करना कर्तव्य होता है। तो इस तरह से धारचूला से लिपू लेक के बीच में जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है खोला गया है। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी गए कब थे। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में गए थे वकालत करने के लिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर लौट आए भारत अपने 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए थे। तो क्या आप जानते हैं कि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों, महात्मा गांधी को सबसे बड़ा जो है प्रवासी माना जाता है, इसलिए 9 जनवरी को हर साल जो है यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाते हैं। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। गांधी जी इज़ बैक, तो गांधी जी बैक आए थे उसी वजह से। तो 1915 इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट आंसर इसका बी सही होगा, इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए 8वीं अनुसूची सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूची ही रखी गई थी, लेकिन उसको उसमें संविधान संशोधन करके 12 अनुसूची, तो अभी करंट में पूछा जाए कि कितनी अनुसूची भारतीय संविधान में है, तो कुल मिलाकर 12 अनुसूची है, यानी कि 12 शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि देख सकते हैं 8 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 8वीं शेड्यूल में भाषा की जिक्र किया गया है। तो जो लैंग्वेज है, तो शुरू में 14 लैंग्वेज रखी गई थी, 14 भाषाएं, लेकिन अभी जो है 22 भाषा इसमें है। तो इसका भी संविधान संशोधन करके 21वां संविधान संशोधन, फिर 71 संविधान संशोधन और फिर जो है 92 संविधान संशोधन किया गया। तो इस तरह से आपको उसको बारे में जाकर पढ़ना है ध्यान से, तो इस तरह से ध्यान रख लेना है। तो 8वीं अनुसूची में जो है रखी गई है भाषा का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 10वें शेड्यूल में, तो देखिए दल बदल के आधार पर, यानी कि एंटी डिफेक्शंस लॉ 10वें शेड्यूल में रखा गया है, जिसके लिए जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। 1985 में किया गया था। उसके देखिए पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये 1992 में किया गया था और 11वां अनुसूची जोड़ा गया। फिर जो है नगर पालिका के लिए 12वां अनुसूची जोड़ा गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। और देखिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है ये 4थी अनुसूची में रखी गई है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2021 में वीवो का नया ब्रांड एम्बेसडर, तो देखिए 2021 का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, लेकिन करंट में आपको जरूर ध्यान रखना है, ये सब करंट का क्वेश्चन है। उसके देखिए स्पोर्ट्स ऑनर भीम अवार्ड इज़ गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि देखिए स्पोर्ट्स सम्मान जो है ये भीम पुरस्कार जो है भारत की किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो देखिए हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है, क्योंकि हरियाणा जो है खेलों का महाकुंभ माना जाता है भारत में, और हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इन हरियाणा। तो यानी कि हरियाणा में जो है हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो है भीम अवार्ड, जैसे कि भारत में जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था। और इसमें जो है भीम अवार्ड में जो है 5 लाख रुपये जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, हरियाणा इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, टाइगर रिजर्व होते हैं, और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क होते हैं। तो देखिए कान्हा नेशनल पार्क तो सभी लोग जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कान्हा नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर, यहाँ पर टाइगर के लिए जो है प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। उसके बाद देखिए वेदांथंगल, जो वेदांथंगल है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती है, और ये बर्ड सेंचुरी है, यानी कि पक्षी अभयारण्य है। पक्षी अभयारण्य है वेदांथंगल, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद देखिए जो कवल यहाँ पर है, इसको ध्यान रखिएगा कवल, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कान्हा। लेकिन कवल अगर हम बात करते हैं तो ये है आपको टाइगर रिजर्व, जो कि तेलंगाना में स्थित है। तो देखिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, कान्हा जो है यहाँ पर नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, कवल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में, और देखिए सरिस्का यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान में जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और टाइगर रिजर्व इसको 1979 में बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये टाइगर रिजर्व भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो यानी कि वन्य जीव अभयारण्य भी है और टाइगर रिजर्व भी है सरिस्का, जो कि राजस्थान में है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चीनी का रौजा कहाँ पर स्थित है। तो देखिए चीनी का रौजा जो है आगरा में स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा आगरा। और देखिए इसको बनाया गया था 1635 ईस्वी में, 1635 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और देखिए इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। अगर देखिएगा गूगल पे जाकर सर्च करिएगा चीनी का रौजा, तो इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना, जो कि 1635 ईस्वी में आगरा में बनाया गया था चीनी का रौजा। और आगरा में जैसा कि आपको पता होगा कि ताजमहल जो है बनाया गया है, तो ताजमहल भी यहाँ पर आगरा में ही स्थित है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर VCG, तो BCG का फुल फॉर्म ही सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। VCG वैक्सीन जो है ट्यूबरक्लोसिस के इम्यूनाइजेशंस के लिए डेवलप किया गया था। तो किनके द्वारा जो है डेवलप किया गया था। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है, यानी कि ये वायरस रोग नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। टीबी जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि आसानी से फैलने वाले रोग हैं, यानी कि इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए जो टीका
डेवलप किया गया है वो BCG यानी कि बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, जिसको फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट के द्वारा 1921 में, फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में इसका बनाया गया, विकसित किया गया था और उनका नाम था अल्बर्ट कैलमेट और जो है यहाँ पर कैमली ग्यूरिन। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका सी सही होगा। तो अल्बर्ट कैलमेट और कैमली ग्यूरिन के द्वारा 1921 ईस्वी में BCG टीका को यहाँ पर विकसित किया गया था, जो कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि तपेदिक यानी कि TB के लिए जो है कारगर साबित हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। और देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि परफेक्ट कंपटीशंस में, परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित जो है कौन सा कथन सही है। तो देखिए अगर किसी भी मार्केट में अगर बड़ी संख्या में खरीदार हैं और विक्रेताओं की संख्या भी बड़ी है तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन माना जाता है। लेकिन अगर खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि फिर सामान महंगे कर देंगे लोग, तो इस तरह से अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो अगर पूर्ण प्रतियोगिता चाहिए यानी कि परफेक्ट कंपटीशंस, तो मार्केट का देखिए डिफरेंट टाइप्स होता है, तो इसको इकोनॉमिक्स में आपको हो सकता है मैं पढ़ाऊंगा, तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन चाहिए तो लार्ज नंबर ऑफ द बायर्स एंड द सेलर्स होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। तो दोस्तों इस परीक्षा में 12 ही जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे गए थे, सभी को मैंने देखिए एक एक करके डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।